नमस्कार। इंडिया के बजट में आपका एक बार फिर स्वागत है। 9 बजे हम आए हैं, नए सिरे से बात करेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि कल के जो बजट पेश कर रहे हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली, उससे देश को क्या क्या उम्मीदें हैं, हमको क्या क्या उम्मीदें हैं, देश को क्या क्या मिलने वाला है, हमको क्या क्या मिलने वाला है, दोनों फैक्टर्स की हम बात करेंगे। हमने टैक्स की बात की। टैक्स में सभी एक्सपर्ट्स को हमारा लगता है कि टैक्स में कुछ ना कुछ राहत देगी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार। और जिस तरह से नोटबंदी हुई थी उसके बाद जो पैसा सिस्टम में आया है उसको बांटा जाएगा, उसको डिफरेंट सोशल सेक्टर्स के अंदर लगाया जाएगा, रूरल इकोनॉमी में लगाया जाएगा, बाकी जगहों पर लगाया जाएगा। लेकिन इन सब बातों को करने के साथ साथ हम रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान और सबसे महत्वपूर्ण किसान, क्योंकि अगर रूरल इकोनॉमी नहीं बढ़ती है, अगर एग्रीकल्चर नहीं बढ़ता है तो देश की ग्रोथ जाकर रुक जाती है। इसीलिए रूरल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर को हम कैसे बढ़ाएं। हक साहब हैं, हक साहब की शिकायत भी मैं दूर कर देता हूं। हक साहब, यहीं से हम शुरुआत करते हैं कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को हम जो डिजिटल मोनेटाइजेशन हुआ उसने एग्रीकल्चर सेक्टर को क्या नुकसान पहुंचाया है, और दूसरा क्या ये सेक्टर कैशलेस हो सकता है? जहां तक कैशलेस होने की संभावना का सवाल है उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन इतना ये हड़बड़ी से नहीं होता है। इसका एक प्रिपरेशन करना पड़ता है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्लियर करना पड़ेगा। रिमोट एरियाज में आपके बैंक ब्रांचेस नहीं है, बैंक अकाउंट्स अभी भी बिहार, झारखंड, आसाम में चले जाइए तो रिमोट एरियाज में बैंक अकाउंट्स ही लोगों के नहीं है। तो सारे चीज आपको करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ये नहीं कि राताराती आप कह दिया और हो गया, वो नहीं होगा। तो ये होने की जरूरत है और होना चाहिए, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, उसके लिए प्रिपेयर्डनेस चाहिए। दूसरी बात यह है कि अपने और एग्रीकल्चर का जहां डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या एग्रीकल्चर पर इफेक्ट पड़ा है? जैसे डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट के बारे में कई सारे व्यूज आ रहे हैं, लेकिन मेरा अपना जो असेसमेंट है कि दो तरह के उसको जज कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कि रबी क्रॉप्स इमीडिएटली था, उसमें एडी अंडर क्रॉप्स में कोई परिवर्तन ज्यादा नहीं आया, उसमें बल्कि बढ़ोतरी हुई एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। लेकिन लास्ट ईयर के हिसाब से हम कंपेयर उसको नहीं कर सकते, क्योंकि लास्ट ईयर ड्रॉट ईयर था, पूरा चारों तरफ बारिश हुई नहीं थी। इस बार उस तरह का सिचुएशन नहीं, इसलिए इस बार हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि और अच्छा होगा। दूसरी बात है कि इनपुट यूज का सवाल है, जैसे किसानों को सीड खरीदना पड़ता है, फर्टिलाइजर खरीदना पड़ता है, पेस्टिसाइड्स खरीदना पड़ता है। तो डिमोनेटाइजेशन के चलते या नोट नहीं होने के चलते उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम आया क्या? अभी तक जो मेरा अपना इन्फॉर्मेशन है, चूंकि मैं नीति आयोग में भी गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ हूं और इन्फॉर्मेशन लेते भी रहता हूं लोगों से, और फार्मर्स एसोसिएशन के साथ मेरा रेगुलर इंटरेक्शन होता है। तो कहीं कहीं प्रॉब्लम आया है, हर जगह यूनिफॉर्म नहीं है, लेकिन कहीं कहीं प्रॉब्लम आया है। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में ओवरऑल अभी तक जो ये है इम्पैक्ट है वो नेग्लिजिबल है। लेकिन इम्पैक्ट कहां पड़ा है? वो आउटपुट प्राइसेस में पड़ा है। इस बार जो फसल हुआ है उसका किसानों को फसल का दाम नहीं मिला, कहीं भी नहीं मिला। ऑल ओवर द कंट्री, पैडी से लेके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, किसी में जाइए दाम किसानों को नहीं मिला। तो ये जो सवाल है, कहना है लोगों का कि कहां तक डिमोनेटाइजेशन के इम्पैक्ट की, लोगों के पास चूंकि पैसे नहीं है, होलसेलर्स पेमेंट नहीं कर सकते, किसान उतना देर तक इंतजार नहीं कर सकते, उधार नहीं दे सकते ट्रेडर्स को, तो इसलिए साइड अफेक्टेड हुआ जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। लेकिन उसको थोड़ा प्रॉपर वे में असेस करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा भी मुझे जहां तक लगता है कि डिमोनेटाइजेशन की जरूरत थी, अभी इमीडिएटली एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट इसका जरूर नेगेटिव थोड़ा सा कहीं कहीं आ रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर सिस्टमेटिकली इसको परसू किया जाए तो इससे फायदा इकोनॉमी को होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई भी इसको क्वेश्चन नहीं करता। लेकिन उसके लिए जिस प्रोसेस में जाना चाहिए उसके लिए मेरे ख्याल से एक सिस्टमेटिक वे में जाना पड़ेगा। सिस्टमेटिक वे में जाना। एक मिनट राजेश जी, लेट्स स्टार्ट विथ फार्मर, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारे यहाँ का कहते हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है और इसकी रीढ़ जो है कृषि है इकोनॉमी की। पूरी की पूरी खेती आज भी हमारी जितनी खेती है वो इंद्र देवता पर डिपेंडेंट है कि इंद्र देवता पानी देंगे तो खेती होगी, और खेती होगी तो फिर होगा। लेकिन यहां तो मैं बेसिक पे जाता ही नहीं, जो उगा लिया है उसके प्राइसेस जो किसान को नहीं मिल रहे वो कितना बड़ा फैक्टर है। ये जो सारी समस्या आप देख रहे हैं, कोई भी कठिनाई पिछले साल नहीं थी। हमारे यहाँ जो कठिनाई है वो बनाई हुई कठिनाई है, वो पूरे संसार में नहीं थी, हमारे यहाँ नोटबंदी से पैदा हुई। दिक्कत क्या हो रही है इस गवर्नमेंट के संग, जब से ये गवर्नमेंट आई है इन्होंने एग्रीकल्चर प्राइस के ऊपर जितना लाभ मिलना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया है।
वो प्राइस मान लीजिए मैं ये कहूँ कि यूपीए के काल में मान लीजिए एवरेज जो लागत पे 15%, 20%, 45% तक ज्यादा रहते थे, जिसको मनमोहन सिंह, जिनको मोदी जी ने कहा था कि हम उस पर 50% कर देंगे। हुआ क्या प्रैक्टिकली पिछले 3 साल में एवरेज वृद्धि जो हुई है एमएसपी की बहुत कम हुई है। इसकी वजह से गांवों में लोगों पर पैसा नहीं है, वो तो मेहनत करते हैं, उनके पास विकल्प नहीं है, तो उन पर पैसा पहुंचे। इस समय सबसे बड़ी चुनौती कल बजट की यही है कि किसानों को, गांवों को पैसा कैसे दिया जाए, किसानों की आय कैसे बढ़े। किसानों की आय बढ़ाई हो गई, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, आपकी ग्रोथ रेट भी आएगी, आपका टैक्सेशन भी बढ़ जाएगा, सरकार के पास भी खजाने की कमी नहीं रहेगी। सरकार को ये गलती कब रियलाइज होगी, कल वो क्या करेंगे। अब जैसे सिंचाई योजना है, उसके लिए बजट एलोकेशन कम से कम 40-50 हजार करोड़ बढ़ाना चाहिए, क्योंकि सिंचाई बढ़ते ही जो है प्रोडक्टिविटी 70-80% बढ़ जाती है। सिंचाई जितना अधिक किसानों को मिलेगी उतनी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, उतनी उनको लाभ होगा। अब दूसरा लाभ प्राइस इनका काम है देना, वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। तो सरकार, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और अगले बजट में मुझे पूरी उम्मीद है कि किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं होंगी। बड़ी घोषणाएं होंगी। जफर भाई, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद लोगों की नौकरी गई, तो गांवों की तरफ उनका पलायन भी हुआ, वो अपने गांव में भी गए। ज्यादातर के पास खेती नहीं है, या जैसा उन्होंने कहा कि 1 हेक्टेयर की खेती पे कई सारे फार्मर्स डिपेंडेंट है। अब उनकी एक्सपेक्टेशन मनरेगा से है, सोशल सेक्टर की स्कीम से है। तो क्या वाकई मनरेगा का बजट एलोकेशन बढ़ेगा, उसमें उसी शिद्दत से काम होगा? देखिए, मनरेगा का अगर आप देखें जो आंकड़े इस बार के जो लेटेस्ट आंकड़ा, उसमें जितनी जॉब चाहिए थी लोगों को उतनी ही जॉब दी गई है। मतलब डिमांड जितनी थी उतने जॉब दिए। 75 मिलियन जॉब, 7.5 करोड़ लोगों को मनरेगा में दी गई है। जो उसका बजट था वो ऑलमोस्ट 0.3% ऑफ जीडीपी जो बजट था वो मेरे ख्याल से कंसिस्टेंट है, और अगर सरकार ने कुछ बढ़ाया तो शायद बढ़ाएंगे, लेकिन वो कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है परसेंटेज ऑफ जीडीपी में। दूसरी बड़ी बात जो हम एक इसमें और भी जोड़ देते, जो शी वाज टॉकिंग अबाउट कैशलेस इकोनॉमी। तो कैशलेस इकोनॉमी ना तो हमारा टारगेट है, लेकिन हमारा टारगेट है कि जो कैश टू जीडीपी रेशियो जो जिस तरह का 12% जो है वो कम होकर अगर वो 8% पे भी आता है तो हमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी टैक्स कलेक्शन में। दूसरी बात है कि आप जो कह रहे थे कि डिमोनेटाइजेशन के बाद ये क्या खत्म हो गया, तो उसके बाद ऐसा नहीं है। जो कैश परचेजेज है उस पर रिस्ट्रिक्शन अभी भी है और रहेगा भी, कि आपको उसके लिए पैन नंबर अपने देने पड़ेंगे। जहां आप पैन नंबर दिया वहां आप शिकंजे में आ गए, कि टैक्स के शिकंजे में। और जो चौथी बात जो आप कर रहे थे अभी, इसमें आप देखिए कि रबी है या खरीफ की जो सोइंग है वो उसमें काफी ग्रोथ है। दूसरी बात कि जो भी फर्टिलाइजर हो, ये जो भी है उसमें कहीं, एज हद साहब कह रहे थे, उसमें कहीं खरीदने में ये नहीं है। लेकिन अगर आउटपुट में इसको रियलाइजेशन नहीं हुआ तो उसकी बहुत बड़ी एक वजह है, जिस पर हमारा बजट पिछले साल भी फोकस था, कि देखिए पिछले 70 सालों में जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। इसलिए जिसकी शेल्फ लाइफ इस प्रोडक्ट की कम है, आप कुछ उपज के आया उसकी शेल्फ लाइफ 10 दिन है। आप टमाटर अगर आपको 5 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते अनलेस उसको प्यूरी बनाइए, उसके इस तरह की ये जो होनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ, जो अब हमारी सरकार पिछले साल से कोशिश कर रही है। अगर ये हो जाता या स्टोरेज फैसिलिटी हर जगह होती तो शायद ये दिक्कत नहीं आती, लेकिन आज उसकी बहुत बड़ी वजह है। इनने तो सबसे ज्यादा पैसा लगाया, इनने तो सबसे ज्यादा पैसा लगाया सो कॉल्ड फूड प्रोसेसिंग। नहीं, बस वो सिर्फ पेपर पे अभी तक ये समस्या उनको भी रियलाइज हुआ था, जिसका प्राइस स्टेबिलिटी नहीं रहती है, उसकी समस्या ना तो किसानों को अच्छा रियलाइजेशन होता, ना तो। मैं दूसरे मुद्दे पर आऊंगा। एक क्विक कमेंट, आपको क्या लगता है, क्या जो स्थिति बयां कर रहे हैं वो एक हकीकत है, क्योंकि आप भी एग्रीकल्चर सेक्टर से? देखिए, मैं खुद किसान हूं और मैं किसानी करता हूं अभी भी। एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे बुरे हालात में है मोदी सरकार के बाद से। पिछले 2 साल में 0.45% की ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर की, जो चिंता का विषय सरकार के लिए होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सरकार का अगर आप ग्रामीण मजदूरी देखेंगे, ग्रामीण मजदूरी बीच में नहीं बोला था, बीच में बोलिए, 48.9% जो ग्रामीण मजदूरी का पूरा देश का है वो ग्रामीण क्षेत्र से आता है। उसमें 2013 में अगर 18% की दर से बढ़ोतरी हुई थी तो 2015 में 3.8% की रह गई है, जो चिंता का विषय सरकार के लिए होना चाहिए था। मेरे मित्र ने कहा कि सोइंग एरिया में बढ़ोतरी हुई है इस साल,
मैं बताना चाहूंगा 2 साल सूखा पड़ा है, उससे तुलना मत करिए। 2014 में वीट की सोइंग बता रहा हूं, वीट की 311.86 लाख हेक्टेयर वीट की सोइंग हुई और 2017 में 303.16, शायद ये कमी होती होगी। ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के आंकड़े जो मैं दिखाना चाहूंगा। मैं कोई भी बात आज पूरी डिबेट पे जो भी कह रहा हूं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के आंकड़े, सरकार के आंकड़े कोट कर रहा हूं। तीसरी चीज जो बहुत महत्वपूर्ण इस विषय में मैं कहना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी क्लेम करती है बड़ा काम किया है इन्होंने। मुझे बताएं, हमारे टाइम पे 264 मिलियन टन का फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था 2013 में, वो घट करके 252 पे आ गया है, जो करीब 12 लाख मिलियन टन फूड ग्रेन कम हुआ है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं कहना चाहूंगा, जो सरकार का बफर स्टॉक है, बफर स्टॉक गेहूं में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। सरकार इतनी चालाकी से उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है कि उस पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का काम किया, जो 25% हुआ करती थी। इंपोर्ट ड्यूटी उस टाइम घटाई है सरकार ने जिस वक्त नई फसल गेहूं की आने वाली है। फिर किसान पिटेगा, गेहूं का किसान पिटेगा। तो ये जो ये जो सरकार जो कर रही है, जिस तरह से कार्य कर रही है, ये किसान को और कृषि क्षेत्र को बिल्कुल तोड़ देना चाहती है, मरोड़ देना चाहती है, क्योंकि ये उद्योगपतियों की सरकार है। ये रिटोरिक है, हम सरकार से आग्रह करें। ठीक है, सरकार तो हो गया राजीव जी, बहुत हो गया। हमारी डिमांड तो सुन लीजिए, हम सरकार से मांग करेंगे, नोटबंदी के बाद सरकार, भारत कृषक समाज ने कहा है कि करीब छोटे जो ऋण है वो 50,000 करोड़ के हैं, कृपया उन्हें माफ कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, एमएसपी पे जो आपने वादा किया था मोदी जी, आपने वादा किया था 50% कॉस्ट प्राइस, देखिए वो दे दीजिए, माला पहनाएंगे। सवाल मेरा भी है, मेरा सवाल भी है इसमें। आप बात कर रहे हैं कि कैश को इकोनॉमी से बाहर निकालना है, कैशलेस की तरफ बढ़ना है। आपने खुद एडमिट किया, दीपक भाई ने बात कही है कि कैशलेस होना पूरी तरह हिंदुस्तान के लिए पॉसिबल नहीं है। डीमोनेटाइजेशन लॉन्ग टर्म में इंडिया से ब्लैक मनी, करप्शन खत्म करे, मैं पूरी तरह इंडोर्स करता हूं, लेकिन आप मानते होंगे डीमोनेटाइजेशन ने शॉर्ट टर्म में काफी जख्म दिए हैं। लेकिन क्या ये जख्म अभी रुक गए हैं या और मिलेंगे? हमें एक ड्रैकोनियन न्यूज मिल रही है कि शायद कैश विड्रॉल टैक्स और लगने वाला है। आप जानते हैं, अभी आपने खुद माना कि अभी इकोनॉमी कैश के ऊपर डिपेंडेंट है, तो क्यों इस तरह की जनता के साथ और इस देश के बिजनेस के साथ एक्सपेरिमेंट अब आप बंद कर देते? अब जो है बहुत हो गया, अब ये वाले एक्सपेरिमेंट जो है जनता के साथ बंद कर दीजिए। एकदम से इकोनॉमी का ट्रैक स्विच करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप खुद मानते समझ रहे। आकाश जी, मुझे एक बात बताइए, बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा जफर भाई, बहुत लंबा बोल रहे हैं, बाकियों को जवाब देता है। हाँ, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बैंक ट्रांजेक्शन लग सकता है या इसकी संभावना है, या इसको आप एक पॉसिबिलिटी देखते हैं? क्योंकि हिमांशु रवि जी भी जानना चाहेंगे, हिमांशु भी जानना चाहेंगे, मैं भी जानना चाहूंगा, क्योंकि अपना पैसा लेने में ही अब दिक्कत है। नहीं, देखिए, तरुण भाई भी जानना चाहेंगे। ये जहां तक बीटीटी का सवाल है, वो लोगों ने इसको, जो भी अब तक आपने सुना होगा, इस संदर्भ में सुना होगा कि टैक्स आपका खत्म हो जाए, सिर्फ बैंक में जो ट्रांजैक्शन करते उसी पर टैक्स। कैश विड्रॉल टैक्स की बात कर रहा हूँ, 50,000 से ऊपर चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन है, 50,000 से ऊपर होगा तो टैक्स होगा, उसकी बात कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं समझ गया आपका क्वेश्चन, मैं समझा, उनका भी क्वेश्चन समझा। मैं ये कह रहा हूं कि बीटीटी जो है वो एक सब्स्टिट्यूट है कि टैक्स पे करो या बीटीटी पे करो, ये सब्स्टिट्यूट, ये ऑप्शन है सरकार के पास। सरकार इसको करेगी या नहीं करेगी, इसके बारे में मुझे टिप्पणी करना मैं अनिवार्य नहीं समझता, इसलिए कि आई एम नॉट द कम्पिटेंट पर्सन। लेकिन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बता दीजिए, चलिए टिप्पणी मत करिए। नहीं, आप आंकड़े अगर देखिए तो अगर सिर्फ पैसे निकालते होंगे तो आपको भी तो पता होना चाहिए। एक मिनट देखिए, अगर आप आंकड़े देखें तो बीटीटी का जितना ट्रांजैक्शन का है, अगर उससे उतना रेवेन्यू जनरेट हो सकता है वो, और जितना कि टैक्स कलेक्शन है, और उससे तो आदमी, आप रेवेन्यू लेते रहेंगे, कुछ फायदा भी देंगे लोगों को। एक मिनट, आप या तो जवाब ले लिए या पे सवाल ही करते रहो। सवाल पे सवाल तो स्टेबिलिटी तो लाइए, सवाल पे सवाल तो निकलेंगे ना। आप कृषि सेक्टर में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, आप नौजवान सेक्टर में कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, आप मजदूरों के बारे में कुछ नहीं बता रहे हैं, आप व्यापारियों के बारे में कुछ नहीं बता रहे। देखिए, 70 नौजवानों की बात नहीं है वहां पे। आप 2 साल में आप सारे चूज चाहते हैं कि पूरी बिल्डिंग बन जाए। सुनिए, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का हर बार कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है, और जो प्रधानमंत्री के बारे में आप जो गलत बयानी से कहा 50%, 5 साल हमारी सरकार अभी 13% एमएसपी इंक्रीज है विभिन्न जिन्सों में, जो आप गलत कह रहे हैं। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं। मैं आपको, मेरे पास भी आंकड़े दिखा रहा हूं, मेरे पास भी आंकड़े हैं। हक साहब, एक मिनट, थोड़ा सा हक साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं एक बड़ा बेसिक सवाल जानना चाहता हूँ। मैं एक लेमैन हूँ,
मुझे इतने आंकड़े समझ नहीं आते और वहां पे भी कई सारे नौजवान ही जानना चाहते हैं। इस बार मैंने बीजेपी का घोषणा पत्र देखा, उसमें यह घोषणा की गई है कि जो गन्ना किसानों का बकाया है, हम सरकार में आएंगे तो उसको 14 दिन तक दिलवा देंगे, या एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम दिया गया है। सवाल यह है कि मिल मालिक गन्ना किसानों को पैसा नहीं देते, क्यों नहीं देते, क्या कारण है? ये सेक्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्यों है कि किसान को उसकी कीमत ना मिले? तो सबसे बड़ा कारण ये है, एक तो रूल लॉ की बात बता, लॉ के हिसाब से, शुगर केन एक्ट के हिसाब से ही 14 दिन के से ज्यादा अगर आप देर करते हैं पेमेंट करने में कोई भी मिल, तो उसको पेनल्टी मिलनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट जो है अलग से पेनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्ट रेट की बात तो छोड़ दीजिए, जो मूल उनकी नहीं मिलता है, वो भी नहीं मिलता है। और ह्यूज एरियर इतना करने के बावजूद भी है, मिल्स को इंसेंटिव दिया गया, एक्सपोर्ट सब्सिडी दिया गया, क्रेडिट सब्सिडी दिया गया, उसके बावजूद भी पूरा पेमेंट नहीं हुआ। ये यूपी की सिचुएशन आज के दिन में मैं बता रहा हूँ, मेरे पास जो फिगर है। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों होता है, इसमें बहुत सारे बातें हैं, पॉलिटिक्स भी है, वेस्टेड इंटरेस्ट है मिल ओनर्स का और कन्नाइवेंस है, बहुत सारे बातें इसमें है। इस पर मैं बहुत ज्यादा जाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी हूँ, पॉलिटिक्स में करता नहीं। लेकिन ये जरूर है कि किसानों को अपना ड्यू मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट का एक रोल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी रोल है, स्टेट गवर्नमेंट का भी रोल है। स्टेट गवर्नमेंट एसएपी फिक्स करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट एफआरपी फिक्स करती है। एफआरपी एसएपी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। एसएपी को लोग कहते हैं कि आर्बिट्रेरली फिक्स करते हैं, एफएफपी को कहते हैं लोग साइंटिफिकली प्रोफेशनल बॉडी, सीएसीपी जिसका मैं चेयरमैन था 6 साल तक, वो फिक्स करती है। अब उसके बावजूद भी प्रॉब्लम है, उसको सॉर्ट आउट करने की जरूरत है, और हो सकता है एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जब बात करते सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम वो नहीं है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इन जनरल आपने देखा होगा कि इमीडिएटली हार्वेस्ट के बाद 15 से 1 महीने तक वो ट्रेडर्स का कार्टेलिंग करने से या तो मैनिपुलेशन के चलते वो हार्वेस्ट प्राइसेस जो है बहुत ही नीचे रहता है, अबनॉर्मली लो रहता है, और 1 महीने बाद ही देखेंगे हु करके प्राइस बढ़ जाता है, कंज्यूमर्स को एबनॉर्मली हाई प्राइस पे करना पड़ता है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट, इसमें पॉलिटिक्स में नहीं लाता हूं, ये प्रॉब्लम आता है, इसको टैकल करने की जरूरत है। और इसको टैकल करने के लिए इस गवर्नमेंट ने जब ये प्रोसेस शुरू किया कि एक नेशनल मार्केट अगर ढंग से हो, ई मार्केटिंग की जो बात कर रहे हैं, हमारे देश में आज के दिन में 6760 करीब होलसेल मार्केट्स है, रेगुलेटेड मार्केट्स। उसमें से अभी इस गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2018 तक 585 मार्केट्स को हम इंटीग्रेट करके एक मार्केट में जाके किसी भी मार्केट में आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और एक जो शुरू किया है, अब प्रैक्टिकली आगे क्या डिफिकल्टी जाती है, क्या फायदा होता है, उसको आप देखिए। लेकिन ये जरूर है कि किसान को अगर घर में बैठे बैठे मार्केट का इन्फॉर्मेशन मिले और ट्रांजैक्शन वो कर सके प्रैक्टिकली, तो उसका फायदा तो होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। टाइम लग सकता है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और क्रिएट करने की जरूरत है। हर एक मंडी में कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। लेकिन तरुण भाई, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं, एमएसपी की बात हो रही है, बहुत सारे लोग हैं, राजीव भाई, बहुत सारे लोग हैं, और मैंने कुछ लोगों से एक बार भी बात नहीं की। नहीं, आप बहुत बोल चुके हैं। तरुण भाई, यहां पे जो सबसे बड़ा फैक्टर है, इन्होंने कहा किसानों को कीमत नहीं मिलती है और मतलब कंज्यूमर को हाई प्राइस मिलता है। तो जो सबसे बड़ा तबका ट्रेडर पे लगता है, व्यापारी पे लगता है, जिसने बीच में मुनाफाखोरी कर ली, इस टर्म से आप कैसे निजात देंगे? और मैं ललिता जी के पास आऊंगा एक वीमेन के एंगल से कि वो इस चीज को कैसे देखती है जब वो मार्केट में शॉपिंग करने जाती है। देखिए, पहली बात तो आप ये समझिए कि देश भर में एपीएमसी बनी हुई है। किसान जब वो सामान लेकर के आता है तो एपीएमसी में उस सामान का ऑक्शन होता है, और वो जो हमारा व्यापारी है वो आड़त के ऊपर उसका ऑक्शन करता है। तो ये जो स्टिग्मा लगाया कि वो व्यापारी सारा मुनाफा खा जाता है, और वो एपीएमसी सरकार, वो ऑक्शन सरकार के लोग करते हैं, व्यापारी खुद नहीं करता। मेरा अपना मानना है कि किसान की डिस्ट्रेस सेल को पहले हमें रोकना होगा। डिस्ट्रेस सेल कैसे रोक सकते हैं कि किसान के घर के पास में हमको पहले उसको वेयर हाउस देना होगा, और वेयर हाउस में अगर आज मान लीजिए उसकी फसल आ गई, वो वेयर हाउस में रखे और उस फसल के अगेंस्ट में उसको 75% पैसा तुरंत मिल जाए। तो उससे क्या होगा कि वो 75% पैसे मिलने के साथ वो अपना कर्जा वर्जा हटाएगा, और उसको ये जो भी बताया कि 6700 वो जो बना है, उससे किसान को समझ में आएगा कि किस समय उसको उसके दाम, उसकी फसल का दाम अच्छा मिल सकता है, और वो डिस्ट्रेस सेल नहीं होगी, वो वहां आकर के अच्छे दाम पर बेचेगा। उससे व्यापारी के ऊपर जो बिना मतलब का कलंक लगता है वो कलंक दूर होगा, किसानों की भरपाई होगी।
5 साल पहले इनके राज में वो बना वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी 5 साल के अंदर, जिसके ऊपर ये कहा गया उस अथॉरिटी ने करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, सिंगल वेयर हाउस भी हम किसान के लिए पूरे देश में दे नहीं सके। किसान की प्रॉब्लम यह है कि उसके गांव से और जहां पर मंडी है तब तक उसके पास सामान रखने का कोई जरिया नहीं है। अभी उसने सामान रखा और अभी आपने कहा इंद्र देवता की कृपा सारा काम चलता है। हमने उस वक्त भी हाउसिंग अथॉरिटी को भी कहा और सबको कहा कि किसान को उसके घर के पास में वेयर हाउस दे दीजिए और 75% पैसा उसकी फसल का दे दीजिए, हिंदुस्तान के एग्रीकल्चर का मुस्तकबिल चेंज होगा। वहां पर एक सवाल बताइए। सबका ध्यान लाना चाहता हूँ किसान की तरफ। सभी लोग किसान की बात कर रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यह, जोर से बोल दीजिए। सबसे पहला प्रश्न तो ये कि आर्थिक असमानता के बारे में आप क्या कहेंगे? गरीब और अमीर के बीच बहुत ज्यादा खाई बढ़ रही है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जब आप किसान की बात कर रहे हैं तो किसान जब मंडी में अनाज बेचने जाता है अपना, तो 20 पैसे किलो टमाटर बेचता है और हम जो मिडिल क्लास है उसको 10 रुपए 12 रुपए किलो टमाटर मिलता है। बात रही वेयर हाउस और ट्रांसपोर्टेशन की। वेयर हाउस के साथ मैं आपको बताऊं, यूपी में बहुत सारे जिले हैं, जिला एटा है, इतने सारे वेयर हाउस हैं, लेकिन किसान लाइन में खड़ा रहता है गन्ना लेकर, अपना गन्ना उसको सड़कों पर। ये तीनों चीजें हमने अभी पॉइंट उठाया, प्रवीण भाई ने इसी का जवाब दिया कि किस तरह से उस सिस्टम को क्लियर किया जाता है। एक शार्प ब्रेक के लिए रुकते हैं, उसके बाद नो पॉलिटिशियंस, जनता से हम बात करेंगे, एक्सपर्ट से बात करेंगे। कई लोग ऐसे हैं जो खामोश बैठे हैं पिछले 1.25 घंटे से। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश इंडिया का बजट में आपका एक बार फिर स्वागत है। कल वित्त मंत्री अरुण जेटली बजट पेश करेंगे और हम उसी पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ है शानदार जनता। हम चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि अगर वो वित्त मंत्री होते तो क्या करते। आप क्या करते? एक बात, लंबा नहीं, एक बात। सर, अगर वित्त मंत्री होता तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहता हूं, क्योंकि शिक्षा देश की भविष्य कही जाती है। शिक्षा ही जीवन तैयार करती है, शिक्षा ही जगत तैयार करती है। पीछे वहां पे हाथ उठा रहे हैं। अगर मैं वित्त मंत्री होता तो सबसे पहले मैं गांव पे ध्यान देता कि गांव पे देखता हूं कि जो भी सरकारें बनती हैं, बजट आता है, उसमें गांव पे ध्यान नहीं देता है। स्मार्ट सिटी तो बन गई, लेकिन स्मार्ट विलेज नहीं बन पाया। अगर स्मार्ट विलेज बन जाए तो पलायन रुक जाएगा, रोजगार मिलेंगे लोगों को। आप बताइए। अगर मैं वित्त मंत्री होता, क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी इस समय भारत में युवाओं की है, तो युवाओं को रोजगार देने चाहिए, क्योंकि खाली मन शैतान घर होता है। और जब तक हम रोजगार नहीं देंगे तो कुछ नहीं होंगे, क्योंकि सरकार बड़े बड़े वादे करती है और हर साल से करती आ रही है और बहुत सी करती आई है। जितना वो अपने घोषणा पत्र में करते हैं उतना वो कर नहीं पाते। उन्हें हर बार ऐसा करना चाहिए। ठीक है, नौजवान के लिए काम करेंगे। और कोई? उनको दीजिए। अगर मैं वित्त मंत्री होता तो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर योजनाएं सीधे एक व्यक्ति को पहुंचती हैं, उनको डायरेक्ट पैसा दे दिया जाता, जिससे वो चाहे खाना खरीद लेता अपना, चाहे वो रोटी खरीद लेता, रोजगार खरीद लेता, घपले तो खत्म होते, करप्शन तो कम होता। ठीक है, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर, इस पे काफी काम चल रहा है, लोग काफी काम कर रहे हैं। शायद आधार कार्ड और बैंक जो अकाउंट्स हैं वो इसीलिए खोले गए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर हम एक विमेन के पर्सपेक्टिव में बात करें तो 500 करोड़ का निर्भया फंड है। मैं आपको एक सवाल उठाना चाहता हूं आपके सामने। उस निर्भया फंड का क्या हुआ हमको नहीं पता आज तक। ये चिदम्बरम साहब ने शुरू किया था, उसके बाद चलता आ रहा है। और ऐसी कई सारी स्कीम्स हैं जो महिलाओं से रिलेटेड तो हैं, बजट एलोकेशन भी उसके अंदर बढ़ रहा है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन कैसा है? जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपसे। देखिए, आपने ठीक कहा दीपक जी कि स्कीम्स तो बनती हैं और अच्छी बनती हैं, और इस सरकार ने अच्छी स्कीम्स भी बनाई हैं, इसमें कोई शक नहीं, पहले भी बनाई गई हैं, परंतु ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचती है। और मैं बार बार एक बात कहती हूँ कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जो हर मिनिस्ट्री के अंदर होना चाहिए, जिस तरह से अभी मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है कि उनको रिपोर्ट करते हैं बैक की, उनका पूरा प्रॉपर सिस्टम होता है कि वो रिपोर्ट करते हैं कि आपको ये चीज कहाँ तक पहुंची, उसको पूरी तरह से इवेल्युएशन होती है। वो इस टाइम बहुत जरूरत है कि भाई हर इंसान तक वो बात पहुंचे। और मैं यहाँ बैठे हुए उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ, चाहे वो बैठे हैं, चाहे हमारे इधर से इतना नाराज हो रहे हैं या कोई भी है, आप कहीं विश्वास कीजिए अपने देश के प्रधानमंत्री के ऊपर इतना कि भाई हम विपक्ष में हैं और हमको लड़ना है। मेरे को ये बात समझ नहीं आती है।
आप विश्वास कीजिए, कल अगर कुछ होगा, हमको उम्मीदें हैं, हम विमेन को उम्मीदें हैं, किसानों को उम्मीदें हैं, कहीं तो उनकी भरपाई होगी। ऐसे नहीं होगा और हर चीज में हम क्रिटिसाइज करें। हमारे जो गांव के अंदर एक बड़ी चीज बोली जाती है कि तुम आटा गूंथते हुए भी क्यों हिलती हो। आप बात समझिए कि भाई तुम आटा गूंथो तुम हिलोगी ना। कहने का मतलब यह है कि आप दोष तो जितना मर्जी निकाल दीजिए, पर उनकी अच्छाई देखिए, उनकी स्ट्रेंथ देखिए और विश्वास कीजिए। ऐसे नहीं होगा अगर आप हम विमेन का मैं तो ये बोलती हूँ, हमारी तो आपको मालूम है 48.6% हमारी विमेन है इस देश के अंदर, और हम तो ये कहते हैं कि आप विमेन को भी आगे लाइए। और जिसके लिए हमको मोदी जी ने बेटी बचाओ किसने इस तरह से सोचा या किस तरह से हमारे लिए सोचा, बहुत कम लोगों ने सोचा। आज विमेन आज खड़ी हुई, मैं सिर्फ आपको सिटीज की बात नहीं कर रही, ये बड़ी शहरों गांवों तक। मैं जो एक अपना वहां पे मेरा चलता है काम, वहां पे आज एक लड़की कहती है मुझे डॉक्टर बनना है, मेडिकल करना है। ऐसी सोच आ रही है। मेरे को तो बहुत उम्मीदें हैं। ठीक है हिमांशु, सबसे बड़ी बात इस बजट के अंदर और सरकार की सबसे बड़ी फ्लैगशिप स्कीम है स्टार्टअप। आप स्टार्टअप में काम करते हैं, आप क्राउड फंडिंग करते हैं, आप फंडिंग के एक्सपर्ट हैं। मुझे ये बताइए आप कि इस स्टार्टअप ने क्या वाकई स्टार्टअप लिया है? क्योंकि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, आईआईटी ने 31 स्टार्टअप कंपनियों को इसलिए बैन कर दिया क्योंकि उन्होंने 3 महीने बाद बच्चों को नौकरी से निकाल दिया जिनको हायर किया था, या उनको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिए। 31 स्टार्टअप कंपनियों को बैन किया है आईआईटी ने। जब भी कोई कंपनी काम करती है उसमें अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। आपने जैसे 31 कंपनी का नाम लिया, हो सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसी भी कंपनी जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, तो हमें वो भी देखने की जरूरत है। अभी एक वर्ल्ड सर्वे आया है जिसमें इंडिया नंबर 3 पे आ चुका है नंबर ऑफ स्टार्टअप्स की केस में। तो इंडिया जितनी आपने प्रॉब्लम बताई, जैसे आपने बताया टैक्स के पॉइंट को बताया, टैक्स कलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा जॉब की बात कर रहा हूँ, टियर 2 एंड टियर 3 की बात कर रहा हूँ। सारे लोगों ने टियर 1 की बात किया, एग्रीकल्चर की बात की, बट एग्रीकल्चर को इनोवेशन के साथ किसी ने बात नहीं किया। सबने बड़ी बड़ी बातें की कि बेस प्राइस नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, प्रोडक्शन नहीं बढ़ता। आखिर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जब तक नए जनरेशन को आप फोर्स के साथ वहां पे यूज नहीं होने देंगे, नए आइडिया के साथ प्रोडक्शन को आगे नहीं बढ़ने देंगे, कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप जो लेगेसी लेके पीछे से आ रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो तरीका अब नहीं चलने वाला है। अब अगर आप देखें तो आईएम से लोग निकल के एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, मेरे जानने में ही है, जो बहुत ऐसे चीजों में काम कर रहे हैं और जापान में वो सारी चीजें प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं और केवल एग्रीकल्चर बेस है और 400 करोड़ का टर्नओवर है। तो कहने का मतलब कि आप पूरी चीजों को अपने एंगल से ना देख के उसको और भी तरीका है देखने का। पहली चीज, स्टार्टअप को अगर आप आगे लेके जाते हैं, टैक्स पॉइंट पे थोड़ा सा बेनिफिट देते हैं, तो नई आइडिया के साथ वो कुछ ना कुछ इनोवेटिव करता है। जैसे मोबाइल हो गए, उसके अलावा पेटीएम हो गई, कुछ ना कुछ इनोवेशन। डिजिटल को अगर आगे लेके जाना है किसी भी चीज, तो इनोवेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है। वहां पर टैक्सेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है। इसलिए है जब भी कोई स्टार्टअप काम करता है, स्टार्टिंग में उसको 1-2 साल एक जेस्टेशन पीरियड होता है जहां पे टैक्स की उसकी बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। तो वहां एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होना चाहिए। स्पेशली एग्रीकल्चर के केस में गवर्नमेंट को फ्री हैंड देना चाहिए। चाहे वो क्या हो सकता है, इंसेंटिव हो, ठीक है, इंसेंटिव ना करके आप उसको प्रोडक्शन बेसिस पे कर ले या किसी और तरह से कस्टमाइज कर ले क्योंकि स्कैम ना हो सके या किसी तरह के, क्योंकि हम लोग बहुत स्मार्ट होते हैं चीजों को कस्टमाइज करने में। दूसरी चीज, अभी क्या हुआ है कि एक एंजल इन्वेस्टमेंट टैक्स भी पिछले साल आ गया है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिससे कि इनफ्लो जो वीसीज के जो फंड आ रहे थे उसको बहुत बड़ा रोक मिला हो। तो मेरे हिसाब से एक तो एंजल इन्वेस्टमेंट जो टैक्स है उस पर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। साथ के साथ जो टैक्स हॉलीडे पीरियड है वो 3 इयर्स का है, वो 5 ईयर या 7 ईयर का होना चाहिए। उसमें जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है टैक्स बेनिफिट लेने के लिए, अगर कोई स्टार्टअप जब भी टैक्स बेनिफिट लेना है डीआईपीपी से उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अब डीआईपीपी के अपने नॉर्म्स है, आपको 20% वीसी मिलना चाहिए या किसी एंजल इन्वेस्टमेंट से फंड मिलना चाहिए, प्री क्वालिफाइंग कंडीशंस है। अब आप बताएं, एक बंदा जो टियर 2 में रहता है या टियर 3 में रहता है, बिहार, यूपी या कहीं छोटे आसाम में या अरुणाचल प्रदेश में रहता है, वो कहां से वीसी ढूंढेगा, कहां से? अगर वो टी के केस में, असम में टी में अभी बहुत इनोवेशन हो रहा है, मेघालय को ऑर्गेनिक सिटी का दर्जा मिल गया है, वहां पे टी में बहुत काम हो रहे हैं। तो अगर कोई बंदा टीम में काम कर रहा है, कुछ इनोवेटिव आइडिया लेके आ रहा है, अब वो डीआईपीपी में जाए, अब रजिस्ट्रेशन कराए। अब इतने तरह के कॉम्प्लेक्स मामले को अगर आप सिंपल वे में नहीं लेके जाते, सिंगल विंडो नहीं देते, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि चीजों को आप लेके जाइएगा? प्रसून ने अभी तक कुछ नहीं बोला। प्रसून, आपसे जानना चाहूंगा, आप आईटी से आते हैं,
जिस स्टार्टअप की हमने बात की, वो सैन फ्रांसिस्को जब मैं गया तो सिलिकॉन वैली में मुझे स्टार्टअप का ट्रेंड ही दिखाई दिया। पिछले 30 साल से लोग वहां स्टार्टअप करते हैं, कंपनी खोलते हैं, बेचते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या वो ट्रेंड इंडिया के अंदर बन पाएगा और हम इस सब के चलते, डोनाल्ड ट्रंप के चलते, ग्लोबल स्थिति के चलते मेक इन इंडिया को कितना सफल बना पाएंगे? जी, मैं युवा हूं और मैं सोचता हूं, मैं पॉजिटिव देखता हूं कि इस लीडरशिप में इच्छा शक्ति है कुछ करने की। अब मुद्दा है कि इंप्लीमेंट होता है कि नहीं। स्टार्टअप में हमने कहा उन्होंने 10,000 करोड़ का एक फंड क्रिएट किया है, पर जैसे मेरे मित्र कह रहे थे उसमें अभी भी काफी सारी ऑब्लिगेशंस है। ऑलरेडी इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद हमारे यहाँ 4,500 स्टार्टअप्स हैं और हमारी वर्ल्ड टॉप 5 स्टार्टअप रैंकिंग में इंडिया आता है। तो वो फैसिलिटेट कर रहे हैं। और जैसे मैं भी एक इंडिया चाइना इनोवेशन सेंटर का फाउंडिंग मेंबर रहा हूं, उसमें ये कोलैबोरेट कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज चाइना और इंडिया का कोलैबोरेट करने की। तो विल पावर है, पॉलिसी अभी भी आप देख लीजिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम 130 नंबर है 189 में, इंप्रूवमेंट हुआ है। पर ये टाइम सिर्फ पॉलिटिकल गेन के अलावा देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने कहा ट्रंप के आने के बाद जो अब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, वो प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, तो वो जो उल्टी बात करते हैं। तो वहां की जो अपॉर्चुनिटी अगर हमें इंडिया में लानी है तो फर्स्ट एक नेशन एक टैक्स होना चाहिए जीएसटी पे, हम काफी वेट कर रहे हैं। दूसरा, ये जो कॉम्प्लिकेशंस है ब्यूरोक्रेसी की, ये कम होनी चाहिए और ये कार्यरत है, ये इन्वॉल्व कर रहे हैं इंडस्ट्रीज को और स्टार्टअप्स को भी। तो इससे हम पॉजिटिव हैं। हाँ, कॉम्प्लिकेशंस हैं, पर मैं आपको बता दूं कि तकरीबन अब जैसे यूके में एक अपॉर्चुनिटी आई है, उन्होंने कहा है कि हमें मैथ्स और साइंस के टीचर चाहिए, उसके लिए इन्होंने 300 मिलियन का फंड क्रिएट किया है। सबसे ज्यादा वो कॉन्सेंट्रेट इंडिया पे कर रहे हैं उस डिमांड को करने के लिए। हमारा जो शेयर है आउटसोर्सिंग का, 67% ऑफ ग्लोबल आउटसोर्सिंग इन आईटी शेयर हमारे पास है। अब वो मार्केट हमें इंडिया में क्रिएट करनी है। सिर्फ मैं 2 प्रोजेक्ट्स बोलूंगा। हमारा अभी आईटी का रेवेन्यू है $150 बिलियन का। अगर आप स्मार्ट सिटी की बात करें, अगर ये कंसेप्चुलाइज और इंप्लीमेंट होता है, वो अकेला ही $100 बिलियन का है। उसका अगर स्मार्ट सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, आप अगर उसमें ₹1 लगाते हैं तो डायरेक्ट जीडीपी में तकरीबन 70 पैसा लगता है उसमें, और 10 मिलियन जॉब्स क्रिएट होती है। ठीक है, एक मिनट बात। उपासना जी, इनोवेशन को जैसे हिमांशु ने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि आप रूरल इकोनॉमी में कोई इनोवेशन से क्यों नहीं जोड़ते हैं। हमारे एक से एक इनोवेशन हो रहे हैं, बच्चों से लेके बड़े तक आईआईटी में नई नई चीजें कर रहे हैं, पेटेंट हो रहे हैं। सरकार किस हद तक सपोर्ट देती है इन इनोवेशंस को कि मैंने कुछ नया करा है, मुझे सुनने का, मुझे देखने का, मुझे अवसर मिले? देखिए, इन रियलिटी अनाउंसमेंट्स और घोषणाएं प्रीवियस सरकार और सरकार ने भी काफी की हैं, बट रियली स्पीकिंग, आप बात कर रहे थे वैली की, मैं खुद 7 साल सिलिकॉन वैली में रहती थी, काम करती थी वहां पे। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब मैंने इंडिया आके 7 साल पहले मोबीक्विक की वॉलेट ये कंपनी खोली, एंड अनलाइक जो कुछ लोग यहाँ पे बात कर रहे थे, 7,000 लोगों का व्यवसाय आज चलता है मेरी कंपनी की वजह से। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कितना समय वेस्ट होता है कंपनी रजिस्टर करने का। यूएस में डेलावेयर एलएलसी रजिस्टर करने में 24 घंटे भी नहीं लगते हैं। भारत सरकार में हमने बात बहुत की है, पॉलिसीज बहुत बनाई है, बट आज की डेट में भी कोई तरीका नहीं है मेरे पास कि मैं एक ऑनलाइन एप्लीकेशन के द्वारा एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक पैन नंबर, टिन नंबर, वैट नंबर या जितनी भी कंप्लायंसेस मुझे फुलफिल करनी है वो मैं कर पाऊं। इसके लिए मुझे बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी है, मुझे एक सीए चाहिए, मुझे एक कंपनी सेक्रेटरी चाहिए, और ये सारे कॉस्ट और लॉसेस लेके जब मैं आगे बढ़ूंगी, कंपनी बनाने की कोशिश करूंगी, उसके बाद मेरे को टैक्सेस मल्टीपल देने हैं, और अगर गलती से ज्यादा टैक्स पे कर दिया तो उसका रिफंड 3 साल तक नहीं मिलेगा। इट इज वेरी हार्ड टू स्टार्ट एंड मेक अ सक्सेसफुल कंपनी इन इंडिया। हाउएवर, ये नेगेटिव्स पे नहीं मैं फोकस करना चाहती हूँ, मैं पॉजिटिव्स पे आना चाहती हूँ कि एग्रीकल्चर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम में टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लिटरेसी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। जितने भी घपले होते हैं, जितने भी
डिफ्रेंसिएशन है प्राइसिंग में, गरीब एंड अमीर लोगों को एजुकेशन का प्राइस अलग है, लोन का रेट अलग है, वो सब टेक्नोलॉजी से ही वो बैरियर टूटने वाले हैं। वी मस्ट इन्वेस्ट इन डिजिटल लिटरेसी, वी मस्ट इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी। आधा कंट्री हमारी, आधा देश 25 साल से कम उम्र का है। जितनी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे हमारे यंग लोगों को एजुकेशन के साथ साथ इंटरनेट फ्री में प्रोवाइड करने का, उतना हमारा देश इवेंचुअली आगे बढ़ेगा। बिल्कुल दीपक जी, मैं सवाल पूछने के लिए काफी देर से वेट कर रहा हूँ, बीजेपी से सवाल पूछने मुझे। सबसे पहली बात जॉब क्रिएशन की, एफडीआई आप लाए मेक इन इंडिया के अंदर, कुछ जॉब क्रिएशन हुई, स्टार्टअप अच्छी बात है, स्टैंड अप इंडिया अच्छी बात है। सबसे पहला सवाल आप पे तो रादर एलिगेशन भी लगता है, कॉर्पोरेट सेक्टर आपके बहुत करीब है, जरूरत से ज्यादा करीब है। मेरा तो ये मानना है कि कॉर्पोरेट सेक्टर को आप मोटिवेट ही नहीं कर पाए इन्वेस्ट करने के लिए। आप मुझे ये बताइए कितनी फ्रेश इंडस्ट्रीज 2.5 साल में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगे हैं? अगर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगे होते तो जॉब क्रिएशन और जो अमीर गरीब की खाई है अपने आप पूरी हो जाती। इंडस्ट्रियलिस्ट गांव में अपने आप जाता, किसी मनरेगा की जरूरत नहीं थी। भाई साहब मेरी फैक्ट्री लगी है, यहाँ मजदूर का काम कीजिए, यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम कीजिए, यहाँ ट्रकर का काम कीजिए। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर के ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगते हुए मैंने नहीं देखे। दूसरी बात, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए आप जाने जाते हैं, अब ट्रंप साहब जो करने वाले हैं, जो हमारे साथ जो प्रपोजल उन्होंने प्लान कर दी है, वो आईटी सेक्टर 10 सेकंड और वो आईटी सेक्टर की काफी हद तक कमर तोड़ देगी। उसके लिए आप लोगों की क्या प्लानिंग है? इस पे जो है तीसरी बात, क्रूड ऑयल आपको बहुत बेनिफिट देगी, आपको बढ़ना शुरू हो गया, उसका मेरा जो डिस्कशन है वो टोटल डिरेल हो रहा है। मैं एक अलग चीज पे बात कर रहा हूं, मैं इनोवेशन पे बात कर रहा हूं, दूसरे सेक्टर्स पे बात कर रहा हूं। छोड़ दो प्लीज प्लीज। प्रवीण जी, आखिरी सब्जेक्ट में जो उठाना चाहूंगा, जो हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है, जिसके चलते हमने डीमोनेटाइजेशन किया, जिसको चलते हम करप्शन को सिस्टम से मिला रहे हैं, क्या हमारे देश का माइंडसेट बदलेगा? मैं किस माइंडसेट की बात कर रहा हूं? टैक्स चोरी करने का माइंडसेट। आज भी मैं दुकान पे जाता हूं तो ये बोलते हैं रेस्टोरेंट में टैक्स वाला बिल चाहिए, बिना टैक्स वाला बिल चाहिए, कैश दे दो। ये इस माइंडसेट को कैसे बदला जा सकता है? आपने 50% सच का, 50% को आप खा गए। जब मेरा कस्टमर आता है और मैं कहता हूं कि मैं बिल काटूंगा, तो कस्टमर पूछता है कि टैक्स कितना है, मैं बोलता हूँ 14.5%। वो कहता है मैं तो नहीं दूंगा। तो आप खाली दुकानदार को ब्लेम चलो दोनों, मैंने माइंडसेट की बात की। देखो मेरा सवाल ठीक है, मैंने माइंडसेट की बात की। हमें जब तक हम इस माइंडसेट को चेंज नहीं करेंगे, और शायद आपको अजीब लग सकता होगा, डिजिटल पेमेंट का देश भर के अंदर सबसे बड़ा स्वागत यदि किसी ने किया तो वो इस देश के व्यापारी ने किया। हाँ, बिल्कुल। पिछले 2 साल से मैं खुद देश में 68 कॉन्फ्रेंस कर चुका हूं डिजिटल पेमेंट के लिए। और डिजिटल पेमेंट वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि डिजिटल पेमेंट यदि हमने सिस्टम में ले आए तो कम से कम मुझे इस अफसरशाही का वो जो निरंकुश शासन है, मुझे उससे मुक्ति मिलेगी। इसलिए मैं डिजिटल की तरफ जा रहा हूं। हमसे ज्यादा डिजिटल पेमेंट पूरे देश में कोई नहीं कर रहा। हमने किया, अभी 6 तारीख से मैं पूरे देश में 90 दिन के अंदर 500 कैंप लगाने जा रहा हूं पूरे देश भर के अंदर। इसलिए क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सिस्टम के अंदर काम होना चाहिए। ये 70 साल के अंदर जिस सिस्टम से हमको चीजें मिलनी चाहिए थी, हमको कुछ नहीं मिला। और वो जो कॉर्पोरेट या फलाना ढिमका जो सेक्टर, मैं उसकी जाना नहीं चाहता, लेकिन ये जो छोटे व्यापारी है, पहली बात तो मैं त्यागी साहब को ठीक कर दूं, 1 करोड़ 30 लाख नहीं है श्रीमान, 6 करोड़ व्यापारी है, 45 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं। एनएसएसओ 2000, एक मिनट, मैं आपसे विवाद नहीं कर रहा, मैं इसका जवाब देता हूं। मुझे जवाब देना भी नहीं है, तो मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं। मुझे जवाब देना नहीं, मैं अपने शब्द वापस ले रहा हूं। 6 करोड़ व्यापारी 45 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, लेकिन बदले में मिलता क्या है? कुल 4% सेक्टर को लोन मिलता है, 96% इनफॉर्मल इकोनॉमी है। हमें उस इनफॉर्मल को फॉर्मल करना है। तो उसके लिए अभी जो उपासना कह रही थी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग, मैंने मानी आपकी बात, लेकिन उस माइंडसेट को चेंज करने की बात तैयार है जी। ये जो टैक्स चोरी का माइंडसेट, दीपक जी हम तैयार हैं, हम भी तैयार हैं ना, देश का व्यापारी तैयार है, सब तैयार हैं, हम सब तैयार दिखते हैं टीवी पे, हम सब। रवि जी, चोरी का माइंडसेट, चोरी जो है माइंडसेट एक दिन में नहीं बना है, ये एक बहुत ग्रेजुअल प्रोसेस है, हमारे अंदर बिल्टअप हो गया है कि हर एक आदमी चाहता है कि भाई मेरा पैसा बच जाए। बट ये चीज कहीं ना कहीं हमारे को रोक लगानी पड़ेगी, किसी ना किसी को तो इसको लिए स्टेप लेना है। अब जैसे हमने करा, ये नोटबंदी का काम करा, ये एक बहुत बड़ा कदम था इस तरफ,
तो ये किसी गवर्नमेंट को अनपॉपुलर मेजर्स तो लेने पड़ेंगे और तभी ये लोगों का माइंडसेट चेंज होगा। दूसरा इसमें प्रक्रिया ये भी होनी चाहिए कि इंसेंटिव जो है हमारे को चोरी का, वो हमारे को खत्म हो जाना चाहिए, खत्म हो जाए। बिल्कुल वेरी क्विकली मैं ये बोलना चाहती थी कि सभी यूजर्स और छोटे व्यापारी टैक्स देने को रेडी हैं, क्योंकि उनको रियलाइज हो रहा है कि अगर ज्यादा बैंकिंग होगी कंट्री में तो व्यवसाय बिजनेसेस को, स्मॉल बिजनेसेस को वर्किंग कैपिटल फाइनेंस चीपर रेट्स में मिलेगा। जब आपको एज अ यूजर घर खरीदना है, पढ़ाई करानी है अपने बेटी की, तो आपको एजुकेशन लोन कम में मिलेगा। वो आज सब कुछ महंगा मिलता है भारत में बिकॉज हमारी डिजिटल हिस्ट्री पेमेंट्स की और बैंकिंग की बहुत कम है। एग्री करते हैं? पूरी तरह से एग्री करता हूं। और इसमें एक चीज और चाहिए, अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। और जो टैक्स है ना, उसको टैक्स ना होगा देश से जोड़ने की जरूरत है। जब तक हम व्यवहार में चेंज नहीं लाएंगे ना, तब तक वो समाधान नहीं होने वाला। तो सबसे बड़ी बात है, बजट आ रहा है कल, बजट से हमको कई उम्मीदें हैं, देश को कई उम्मीदें हैं, आम जनता को कई उम्मीदें, हर सेक्टर को कोई ना कोई उम्मीद है। लेकिन अगर हमको अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, अगर हमको उसको आगे ले जाना है, तो हमको पैरेलल कैश इकोनॉमी को खत्म करना होगा। और सबसे बड़ी बात है, अपने माइंडसेट को बदलना होगा। जो माइंडसेट ये कहता है 4 पैसे में आज बचा लूं। आज के इस खास पेशकश आपके बजट में इतना ही। कल सुबह 7 बजे से बजट का मिनट मिनट का कवरेज देखिए आप इंडिया न्यूज पे। 8 से 10 बजे एक बड़े पैनल के साथ हम फिर हाजिर होंगे।